जैसे कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि अंत में आपको बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो अवलोकन अवलोकन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में जा कर के उसके मूलभूत संरचना को देख कर के उसके बारे में सुझाव देना होता है। तो जैसा कि अगर ऑब्जर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप इंटर्नशिप की फाइल में लगाते हैं और सभी इंटर्नशिप की फाइलें फाइल व्यर्थ में होती हैं, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इन फाइलों को हम कवर कर लेते हैं। तो इस फाइल में हम इसके उद्देश्य को बता देते हैं कि यह फाइल क्यों बनाया जाता है। यह फाइल बनाने का एक ही उद्देश्य होता है, जब आप इंटर्नशिप पर जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखते हैं, उन्हीं के बारे में इस फाइल में चर्चा की गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या क्या देखेंगे उन सबको लिखना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें होता है कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, जैसे प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति का प्रयोग केवल सामाजिक ही नहीं वरन प्राकृतिक विज्ञानों में भी सदैव होता रहा है। वास्तविकता यह है कि इस पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान से भी अधिक है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अवलोकन के बिना नहीं किया जा सकता। इस विधि से ये सूचनाएं एवं तथ्य संकलित की जाती हैं, अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। इसके बारे में इतना लिखने के बाद, थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद आप लिखेंगे क्या कि इसका अर्थ क्या होता है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है और शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है निरीक्षण या विचार। यह ऑब्जर्वेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्यान, परीक्षण करना, अनुष्ठान करना आदि। इसके बाद इनके परिभाषाओं को दे देंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो जैसे पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग जी ने बताया है कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल समस्या सामाजिक संस्थानों के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जाता है। इसके बाद एक जहोदा एवं कुक के अनुसार क्या है बोला गया है कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। इसके बाद आता है C.A. मोरस ने बोला है कि अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण को एक शास्त्रीय विधि है। इतना लिखने के बाद अवलोकन की परिभाषा यहाँ पे दोबारा हो गया है, तो ये वही है। इसके बाद हम अब यहाँ से पहुँचते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे विद्यालय की बुनियादी ढांचा का अर्थ एवं अवधारणा समझते हैं। वहाँ पहुँचते ही आप उसकी अवधारणाओं को समझेंगे। जैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, शब्द स्कूल की इमारतों, खेल के मैदानों, सार्वजनिक सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं जैसी चीज़ों को भी संदर्भित करता है। बुनियादी ढांचा एक सकारात्मक सीखने में योगदान देता है। एक अच्छी बुनियादी ढांचा होने से स्कूल प्रबंधन को अधिक छात्र प्रवेश प्राप्त करने, सीधी सी बात है, अगर आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा तो उसमें बच्चे जा कर के और बेहतरीन अध्ययन कर सकेंगे, और साथ ही साथ बच्चे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। जैसे कि होता होगा कि आप कई विद्यालय में देखते होंगे, दीवार पे टैटू करवा देना, दीवार पे ऐसा कुछ चीज़ का निर्माण करवाना, जैसे काउंटिंग नंबर लिखवा देना, छोटा बड़ा लिखवा देना। इससे बच्चे सीखेंगे उसी से। इसीलिए जो स्कूल का बुनियादी ढांचा होता है, एक सीखने का भी यंत्र के रूप में काम करता है। आप उन सबको इस पॉइंट में लिख लेंगे। और साथ ही साथ इसमें लिखने के बाद ये कौन सी पॉइंट रही, स्कूल की बुनियादी ढांचा, अर्थ एवं अवधारणा। बुनियादी ढांचा में कम से कम जैसे एक अच्छा पुस्तकालय होना स्कूल प्रबंधन के लिए सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।
विद्यालय में एक पुस्तकालय होना अति आवश्यक है, जिससे बच्चों को, और विद्यालय कैसा भी हो उसमें एक पुस्तकालय होना ही चाहिए। इसके बाद छात्रों की सुविधा और सुनिश्चित करने के लिए आरामदायक कक्षाएं प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बैठने की व्यवस्था हो, कमरे में रहने की जो कुछ व्यवस्थाएं हों, बेहतरीन होना चाहिए, जिससे बच्चे उसमें बैठ कर के आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। छात्रों को इको फ्रेंडली जैसा वातावरण में रखना चाहिए। ये सब रही 7 से 8 पॉइंट। ये सब लिखने के बाद आप इसके आगे लिखेंगे स्कूल की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता। अच्छा, आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो इसके निम्न है। औचित्य, यानी स्कूल के बुनियादी ढांचे में औचित्य अनुसार सभी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न तत्वों को आवश्यक है, जैसे दिशा, क्षेत्र और योजन यानी योजना, प्लानिंग, निर्माण की रूपरेखा, सुरक्षा। विद्यालय के बुनियादी ढांचे में इस प्रकार से बना हो जो कि शिक्षक और विद्यार्थी की सुरक्षा प्रदान कर सके। यह साफ सुथरा हो, जहाँ तक प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। विद्यालय की भवन को सड़क से दूर होना चाहिए। जो विद्यालय भवन हो सड़क से दूर होना चाहिए, जिससे बच्चे सड़क पर जाकर ना खेलने पाए, और एक सुरक्षित प्रतीक चिन्ह हो जाएगा इससे। इसके बाद आता है निपुणता। दूसरा पॉइंट निकल के आता है निपुणता। निपुणता क्या है? कार्य में निपुणता विद्यालय की बुनियादी ढांचा का महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक अच्छा विद्यालय अपने विद्यार्थियों को अधिक निपुणता की ओर कम लागत से ज़्यादा अर्जित करने का प्रेरणा देता है। समन्वय है इसके बाद। संस्थान में होने वाली क्रियाओं में सही तालमेल होना भी आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के विभिन्न हिस्से जैसे कार्यालय, स्टाफ रूम, कक्ष, प्रयोगशाला इत्यादि सभी भली प्रकार से आपस में समन्वित होकर कार्यशाला, विज्ञान प्रयोगशाला ऐसे स्थान पर हों जिससे कक्षाओं पर ध्यान भंग ना होने पाए। इस प्रकार के समन्वय ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का ध्यान भंग ना होने पाए, कोई शोरगुल वाले एरिया में ना हो। इन सबको लिखने के बाद लिखेंगे लोचशीलता, यानी संस्था में कुछ भी कठोरता के सिद्धांत पर नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टाफ और बच्चों में बदलती ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश होना चाहिए। कोई बहुत ख़ास ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों में परेशान करे। समय के हिसाब से बदलना भी ज़रूरी है। स्कूल के बुनियादी ढांचे का महत्व क्या है? पहले तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो उनका, इसके बारे में बताएं हैं क्या है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करना चाहिए जिससे कि बच्चे भी उनसे कुछ सीख ही ना सकें, अपितु उनसे सहज महसूस कर सकें। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन होना चाहिए। तो यही है कि यह प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर्यवेक्षकों, विद्यार्थियों आदि के उत्तम प्रयास हेतु अप्रेरित मोइनुद्दीन के शब्दों में क्या बोला गया है। मोइनुद्दीन कहते हैं कि स्कूल की सुंदरता तथा उसकी सभाएं विद्यार्थियों के मन में विद्यालय के प्रति गर्व उत्पन्न करती है। वे अपने पड़ोसियों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। स्पष्ट शब्दों में यह उन विचारों की मूर्त रूप है जिनके लिए इसका निर्माण हुआ है, या आध्यात्मिक बातों की भौतिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से उन्होंने अपने एक परिभाषा के जरिए इसकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया है, मोइनुद्दीन जी ने। इसके बाद आता है स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर प्रभाव। अब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वास्थ्य और उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती है, तो इसको हम देख लेते हैं। विद्यालय का बुनियादी ढांचा का प्रभाव सिर्फ विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में नहीं पड़ता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व के विकास पर भी पड़ता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण में छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता था। विद्यार्थियों की प्रकृति के गोद में बैठकर शिक्षित होते थे। यह स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते थे।
पहले क्या हुआ करता था कि पेड़ के नीचे किसी ऐसे स्थान पर कि कोई विद्यालय, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाता था, कोई भी सिर्फ वृक्ष के नीचे जंगलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया जाता था, जो कि उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए होता था। लेकिन अब बदलती इस जीवन में तो हम लोग वही चीज़ को, मतलब अब वही पेड़ को, वही बगिया को हम एक कक्षा में ला करके शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो कि इको फ्रेंडली में बच्चों को स्वास्थ्य के साथ साथ ध्यान में रखते हुए उनको एक सुरक्षा के रूप में हम एक कमरे में शिक्षा देते हैं, जिससे बच्चे कुछ ज़्यादा ही सीख पाते हैं। उपलब्धियों पर प्रभाव, जो उपलब्धि है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय के बुनियादी ढांचे का आकार खराब विद्यार्थियों की उपलब्धियों के साथ ही उनके संपूर्ण विकास पर ही बुरा प्रभाव डालता है। विद्यालय भवन आकर्षित होना चाहिए। वहाँ अध्ययनरत छात्रों को विद्यालय में घर जैसा वातावरण प्रदान करना है। जैसे कि वो बच्चे इस घर से अगर स्कूल आ रहे हैं, ऐसा ना लगे बच्चों को कि वो किसी जेल में आ रहे हैं। उनको ऐसा फील हो कि हम चल रहे हैं दूसरे घर। अधिगम परिस्थितियों के अभिन्न अंग, विद्यालय का बुनियादी ढांचा अधिगम का केंद्र माना जाता है। अतः प्रभावी अधिगम हेतु विद्यालय भवन भी अच्छा होना चाहिए। फिर मोहिउद्दीन बोलते हैं, कहते हैं खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होना चाहिए। संतोषजनक शिक्षा के लिए छायादार जगह की आवश्यकता होती है। या विषयों की सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की शिक्षाओं को कक्षा में दिया जा सकता है, परंतु कुछ विषयों में ऐसा भी है जिनका शिक्षण उचित कमरों के बिना संभव नहीं हो सकता है। अतः भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों का उचित प्रयोग, उचित रूप का निर्माण करवाना चाहिए। स्कूल के बुनियादी ढांचा का उद्देश्य, बुनियादी ढांचा यानी अभी हम वही उसी बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से क्या बुनियादी ढांचा है, उसकी मूल रूप से जो बुनियादी ढांचा, उस पर हम ये भी बात कर रहे हैं। उद्देश्य में ये सब छोटा छोटा चीज़ लिख लीजिएगा। इतना होने के बाद जैसे कि क्या है, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक अच्छा गुणवत्ता वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होना गति निर्धारित करने वाली भूमिका निभाने के लिए अभिनव, जो कि अभी हम एक फाइल बनाए हैं इनोवेटिव विजिट वाला, वैसे कुछ क्लास का डेवलप करना चाहिए जिससे बच्चे उससे कुछ सीख सकें। और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को आजमाने के लिए बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम स्कूल प्रशासन में एक मॉडल बनाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक पक्ष। प्रयोगात्मक में वो सभी लिखे जाते हैं जो कि आप किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप लगा हो, उस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आप प्रयोगात्मक पक्ष में लिखेंगे कि आपने वहाँ से क्या सीखा, वहाँ से क्या पाया। तो नियमित शिक्षक का शिक्षण अवलोकन, इसमें कम से कम 5 शिक्षकों का एक हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि 5 शिक्षक कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा विषय वस्तु का आदान प्रदान। ये अब विषय वस्तु का आदान प्रदान, वो किस प्रकार से अपने विषय को बच्चों के बीच में आदान प्रदान कर रहे हैं, इनके बारे में लिखना है। 5 से 6 पॉइंट जितना आप लिख पाते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे आपकी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिखने होंगे। इसके बाद क्या है, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य को भी ध्यान देना है कि अध्यापक वहाँ पे किस प्रकार से लिख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए कि अध्यापक शिक्षक का नाम होना चाहिए। आपका इंटर्नशिप, ये जो फाइल बनती है इंटर्नशिप के बाद साथ ही बनता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आपने इंटर्नशिप की, इनोवेटिव विजिट इंटर्नशिप की और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन की फाइल एक साथ बनाते हैं, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है। तो शिक्षक का नाम लिखेंगे जिस शिक्षक का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और दिनांक आपका जब इंटर्नशिप लगा हो। कक्षा डालेंगे जिस कक्षा के छात्र पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और विषय प्रकरण आप विद्यालय के नियमानुसार डालेंगे। श्यामपट्ट कार्य को भी देखेंगे वहाँ पे। इसके बाद शिक्षण विधि, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल कैसा रहता है, तो संप्रेषण कम्युनिकेशन, इसको भी लिखेंगे। जैसे कि आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसी एक्सपीरियंस को 4 से 5 पॉइंट में
कवर कर देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे शिक्षण के दौरान आत्मविश्वास का स्तर। अब ये भी देखेंगे कि उस शिक्षक का, जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस शिक्षक का पढ़ाते समय क्या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस क्या लेवल क्या रहता है, उसको भी एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 से 4 पॉइंट में कवर करना है। ठीक इसी प्रकार दूसरे शिक्षक का, इसी प्रकार तीसरे शिक्षक का सेम यही पॉइंट रहेगा, इसलिए हम इसको जल्दी से स्क्रॉल कर रहे हैं। और ये देखिए तीसरे शिक्षक का हो गया है, इसमें भी चौथे शिक्षक का हो जाएगा और साथ ही साथ पांचवें शिक्षक का भी इसी में हो जाएगा। ये रहा। समाज विज्ञान में कैसे रहता है ये सब। आत्मविश्वास का लेवल वगैरह सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षण चक्र। इसमें जो गुरु जी रहते हैं, जो पढ़ाते वक्त सर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं श्री शिव प्रसाद जी रहते हैं। ये विज्ञान के गुरु थे, इनका शिक्षण चक्र दूसरा था, जो कि दूसरा पीरियड था और विज्ञान पढ़ा रहे थे। शिक्षण अवधि 35 मिनट का था। संप्रेषण की भाषा हिंदी में थी, ये भी बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी में थी ये भी। शिक्षकों का व्यवहार काफ़ी सरल था और सहृदय प्रेम था। ये सब भाई हमारा जहाँ लगा हुआ था तो वहाँ पे भाई इतना तो था ही, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे आपका इंटर्नशिप लगेगा तो आप वहाँ बताएंगे कि कैसा वहाँ पे क्या था, उनके बारे में लिखना है। इसके बाद ये सब होने के बाद लिखेंगे विद्यालय मूलभूत संरचना का अवलोकन। तो आप अब इसके बाद लिखेंगे कि विद्यालय में जब इंटर्नशिप आपका लगता है तो इंटर्नशिप के दौरान आपने वहाँ पे विद्यालय की मूलभूत संरचना का अवलोकन में क्या क्या देखते हैं। जैसे पुस्तकालय था या नहीं था, उसके बारे में लिखना है। खेल का मैदान था या नहीं था, अगर था तो लिखना है खेल का मैदान कैसा था, किस प्रकार से था। प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम यानी जिसमें टीचर्स बैठते थे। प्रधानाध्यापक कक्ष यानी ऑफिस, जो कि प्रधानाध्यापक का था। कक्ष और कक्षा जो कि क्लास जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में देख के लिखना है कैसे था कैसे नहीं। एक विशेष ध्यान देना है कि विज्ञान प्रयोगशाला में उस विद्यालय में था कि नहीं जहाँ पे आपका इंटर्नशिप लगा हो। कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ होगा तो आपको लिखना होगा कि फला कमरा था, उसमें कितने कंप्यूटर थे, बच्चे कैसे क्या सीखते थे, इसके बारे में लिखना होगा। प्रार्थना स्थल और शारीरिक गतिविधि क्षेत्र, पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग यानी साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का। जैसे सर हैं तो बाइक से आ रहे हों, कार से आ रहे हैं तो उनका अलग था। बच्चों का कैसा था, खेल का मैदान कैसा था, शौचालय का व्यवस्था क्या था। अब एक इसमें शब्द आता है ऑडियो विजुअल कक्षा। इसमें क्या होता है, ऑडियो विजुअल कक्ष में जब विद्यालय में बात उठाई गई हो तो वहाँ के प्रधानाचार्य जी बताए हैं कि कमीशन ने इसके लिए भी पैसा कोई दिया नहीं है, क्योंकि उस समय हम जहाँ पर गए थे तो वहाँ पे कोई अभी इसके लिए कोई पैसा नहीं आया था। इसमें मतलब समझ लीजिए कि ऑनलाइन एक क्लास चलता है जिसमें हम एक पाते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड रहता है जिसमें हम टच स्क्रीन के रूप में काम करते हैं, वो उस चीज़। सभागार कक्ष, जहाँ पे आपकी सभा, विद्यालय में जो कोई कार्यक्रम हो रही, उनकी सभा जो हो रही होंगी उनके बारे में लिखना है। गतिविधि कक्ष, खेल कूद रूम, जहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इतना होने के बाद आप लिखेंगे ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। उतना सब कुछ विद्यालय की मूलभूत चीज़ों को देख लिया, संरचना को देखने के बाद आप उसके बाद लास्ट का पॉइंट लिखेंगे ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, समग्र अवलोकन। विद्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से इसमें कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। विद्यालय के आसपास का वातावरण शांत और स्वच्छ है और विद्यालय के पीछे एक क्षेत्र सबसे बड़ा सरोवर था, जो कि इस प्रकार से लिखना है। और
ओवरऑल मतलब विद्यालय के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कहाँ स्थित था, कैसे स्थित था, इनके बारे में लिखना है। ये सब होने के बाद ज़्यादा 1 से 1.5 पेज में इसकी जानकारी देंगे। कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कंक्लूज़न किसके बारे में देना है, विद्यालय के बारे में। जैसे विद्यालय में सभी चीज़ों की व्यवस्था धीरे धीरे हो रहे थे, विद्यालय के बारे में ही कंक्लूज़न देना है। और ये सब होने के बाद सजेशन, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जाता है कि किसी स्कूल का जो मूलभूत संरचना होता है कैसा होना चाहिए, तो वो आप सबको सिखाया गया होता है। तो आप उस एक्सपीरियंस को सजेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। एजुकेशनल, पहली चीज़ एजुकेशनल क्या होता है, इनके बारे में लिखना है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय में एक पुस्तकालय, उसमें अच्छी किताबों की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्यामपट्ट को हर 2 दिन बाद रंगाई किया जाना चाहिए। सप्ताह में भी करवाना चाहिए, क्योंकि सप्ताह में करवाने से तब भी ब्लैक ही रहता है और 2 दिन बाद करवाते हैं। अब तो आगे डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, अब उतना कोई समस्या नहीं होता है। अब विद्यालय की दीवारों को कल्प के तहत, यानी कल्प विद्यालय को जो रंगाई पुताई होता है, जिसमें 1 2 और सब कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी लिखने के लिए कुछ लिखवाया जाता है दीवार पे, वही कल्प की योजना के तहत आता है। वोकेशनल यानी व्यावसायिक, व्यावसायिक में उसका क्या महत्व है। इसके बाद पर्सनल, पर्सनल क्या है, पार्किंग की व्यवस्था किया जाना चाहिए, शौचालय का अच्छा और सुदृढ़ कराना चाहिए, फर्श की व्यवस्था किया जाना चाहिए। अब शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे सकता है, जैसे अब यहाँ लिखेंगे विद्यालय का ढांचा इस प्रकार हो जिससे बच्चे कुछ सीख सकें। दीवार पर पहाड़े, ककाहरे जैसे चीज़ों को लिखवाना चाहिए। विद्यालय की सुदृढ़ीकरण करवाना चाहिए। विद्यालय का जिम्मेदारी है कि जिससे बच्चे को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आने पाए। ये सब होने के बाद 5 से 7 पॉइंट में कवर करना है। और शैक्षिक निहितार्थ मतलब इसमें क्या सुधार करवाना चाहिए, इन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देना है। इतना होने के बाद ये हमारा ये फाइल यहीं पे भी समाप्त होता है। अगर कोई नया अपडेट आता है तो इसमें तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बाकी तो अभी तो इतना ही है। और इनके इंडेक्स को हम एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा कवर करेंगे, जो कि हम लिंक को इसके डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।